जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि यह सप्ताह नोबेल प्राइज से संबंधित है और 3 प्रकार के नोबेल प्राइज की बात हम ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। आज की वीडियो भी इसी मामले में खास है और नोबेल प्राइज से संबंधित है क्योंकि लिटरेचर एंड पीस के प्राइज अब अनाउंस हो चुके हैं। तो बात करते हैं, साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से नोबेल प्राइज का यह सिलसिला शुरू हुआ था और आज तक चला जा रहा है और इसी प्रकार के अलग अलग महत्वपूर्ण कार्यों को सराहते हुए यह पुरस्कार दिया जा रहा है। नमस्कार, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो देखिए, जिन दो प्राइज की हम लोग को पहले बात करनी है वह है लिटरेचर का जो प्राइज है इस वर्ष दिया गया है जॉन फॉसे को। रीजन, इनके द्वारा जो इनकी रचनाएं हैं, इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं की हैं गद्य पद्य की, और ऐसा बताते हैं विशेषज्ञ, जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है, अच्छे जाना समझा होगा, तो उनको यह देखने को मिला होगा कि इनकी जो रचनाएं हैं ना, वह अनकही कहानियों को आवाज देने के मामले में बेहद महत्वपूर्ण है। यानी कि ऐसी जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं जिनको हम किसी को नहीं बता पाते या कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन से जुड़ी होती है पर कहीं प्रस्तुत नहीं होती है, वह जिम्मेदारी इन्होंने अपने ऊपर ली और उन रचनाओं को लिखा इन्होंने जो आज के समय में बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी रचनाओं की वजह से इनकी लेखन शैली को एक नया नाम दिया गया जो है फॉसे मिनिमलिज्म। ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि अलग अलग लेखकों की या लेखकों के एक समूह की अपनी एक अलग शैली होती है, इनकी यह अपनी अलग शैली है। ये आप लोग याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपके प्री के पर्सपेक्टिव से वहां ये पूछी जा सकती है। तो नाम याद रखिएगा किसको दिया गया। पिछले साल यह एनी एरेनेक्स को दिया गया था लिटरेचर के अंदर, इस वर्ष इनको दे दिया गया है। क्लियर है बात सारी सारी? तो बेहद इजी कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैंने सोचा कि दो एक साथ पढ़ाया जाए। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भाई यह इनको लिटरेचर में दे दिया गया है, यह एक नॉर्वेजियन लेखक है। तो इसी के साथ साथ पीस प्राइज भी जस्ट अभी दिन में ही अनाउंस हुआ है। तो देखिए, पीस प्राइज दिया गया है इस वर्ष का नरगिस मोहम्मदी को। बेहद महत्वपूर्ण महिला है अपने आप में। मैं आपको रेगुलरली जितने भी लोग मेरी करंट अफेयर क्लासेस ले रहे हैं, तो उन्होंने देखा होगा कि हम बीच बीच में ईरान की बात करते हैं। ईरान में किस प्रकार से महिलाओं के साथ में शोषण होता है, उनको एक ड्रेस कोड फॉलो करने के लिए बाध्य किया जाता है, जबरदस्ती उनके लिए फॉलो करवाने के लिए एक वहां पर मोरालिटी पुलिस बनी हुई है। यदि आप ड्रेस कोड फॉलो नहीं करते तो आपके साथ मारपीट की जाती है। माशा अमीनी का केस पिछले वर्ष हमने देखा कि किस प्रकार से उसको मारा गया था और बाद में उसकी मृत्यु भी हो गई थी। तो इस प्रकार के जो कानून है और महिलाओं की जो स्वतंत्रता वहां बाधित होती है, तो जो हमारी है महिला है नरगिस मोहम्मदी, इन्होंने वहां पर कार्यकर्ता की भूमिका निभाई है और ईरान सरकार के विरुद्ध अपनी आवाज को बुलंद किया है। केवल अपनी आवाज को ही नहीं बल्कि उन हजारों लाखों महिलाओं के जो अधिकारों की बात है उनको उठाया है और सरकार तक पहुंचाई है। लेकिन इन सभी कार्यों के लिए इनको यहां तो सराहा गया है, लेकिन ईरान में इनकी स्थिति बहुत ज्यादा इस समय दुर्गम हो रखी है। रीजन यह है कि भाई इनकी सभी बातों की वजह से, इनके विचारों की वजह से, इनके अभियानों की वजह से 13 बार इनको गिरफ्तार किया गया वहां पुलिस के द्वारा, जिस दौरान इन्हें 5 बार दोषी माना गया कि आप कंटेम्प्ट ऑफ गवर्नमेंट कर रही हैं। यहां पर इनको दोषी माना गया और दोषी मानते हुए इन्हें 31 वर्ष की सजा दी गई है, कैद में है वर्तमान में। और यह समझ लीजिए कि आज हम इनके द्वारा किए गए इस महत्वपूर्ण कार्य की चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन आज भी यह ईरान की किसी जेल में ही है, वहीं पे अपनी सजा को पूरा कर रही है। तो इतने महत्वपूर्ण लोग इतने अच्छे कार्य करने के बावजूद भी कई गवर्नमेंट है जो अपने विचारों के आगे, अपनी रूढ़िवादिता के आगे किसी भी विचार को, किसी भी दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करते और यथावत बने रहते हैं, जो अपने आप में बेहद गलत है। यहां पर खास बात देखने वाली यह भी है कि यह इस पुरस्कार को पाने वाली दूसरी ईरानी महिला है। इनसे पहले वर्ष 2003 में शिरीन इबादी को नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है। तो यह भी खास इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो संभावना है आपसे किसी एग्जाम में पूछा जाए। यह बात हुई इन दोनों ही प्राइसेस की, बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन कई बार जनरली आपके मन में आता होगा प्रश्न कि ठीक है, हर वर्ष अक्टूबर के महीने में नोबेल प्राइज पढ़ने का मौका मिलता है और एग्जामिनेशन में पूछे भी जाते हैं, लेकिन ये पूरी परंपरा शुरू कैसे हुई, कहानी कहां से शुरू होती है? तो थोड़ी बात इस कहानी के ऊपर भी। तो देखिए, सारा मामला अल्फ्रेड नोबेल से जुड़ा हुआ है। बताते हैं कि ये बचपन से ही बहुत अधिक प्रतिभाशाली थे। तो इनकी प्रतिभा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कहां पे सिद्ध हुई थी? डायनामाइट के आविष्कार में। इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, बट इनके द्वारा किया गया जो आविष्कार था वो अच्छे कार्यों के लिए था। बट क्या हुआ कि जब इनके द्वारा किए गए यह कार्य और इनके द्वारा किए गए अलग अलग आविष्कार जब समाज के सामने आए, तो हमेशा हम देखते हैं कि आविष्कार तो ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप यूज किस तरह से कर रहे हैं। तो कई लोग होते हैं अच्छे के लिए यूज करते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं बुरे के लिए यूज करते हैं। तो क्या हुआ कि इनके द्वारा बनाए गए डायनामाइट से जहां एक तरफ अच्छे कार्य हो रहे थे, वहीं हजारों लोग मारे भी गए डायनामाइट की ही वजह से। तो क्या हुआ था कि इनको पता लगा कि मेरा आविष्कार,
मेरे द्वारा किया गया कार्य और लोगों की जान ले रहा है, जो कि बहुत अधिक गलत है। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में मुझे इस बुरे नाम से सम्मानित किया जाए और इतिहास मुझे बहुत बुरा बना दे। यह इनको पहले ही भनक लग गई थी। और ऐसी ही एक घटना इन्होंने वर्ष 1888 में भी अनुभव की, जिस समय इनके भाई की मृत्यु हुई। लेकिन क्या हुआ कि न्यूज़पेपर्स में जब प्रिंट की गई न्यूज़, तो वहां बताया गया कि भाई की मृत्यु नहीं हुई, बल्कि उनको लगा कि अल्फ्रेड नोबल की ही मृत्यु हो गई है। तो जहां एक तरफ कई ऐसे समाचार पत्र थे जिन्होंने इनके द्वारा किए गए कार्यों को वहां पर सराहा, कहा कि अच्छे काम थे, श्रद्धांजलि दी, वहीं लेकिन दूसरे कुछ ऐसे न्यूज़पेपर्स थे जिन्होंने कहा कि भाई यह व्यक्ति बहुत बुरा था। एक न्यूज़पेपर में तो इनको मौत के सौदागर की संज्ञा भी दे दी गई, कहा कि आप मौत के सौदागर हैं। तो ये एक बहुत ज्यादा बुरा लगा इनको पढ़ने के बाद कि ये क्या देख रहा है, समाज मुझे क्या समझ रहा है, मेरी क्या एक छवि बन गई है। तो इन्होंने जब सभी चीजों को जान समझ लिया, इनको पता लगा कि भाई इनके नाम पर बहुत सारे पेटेंट हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए। जब 10 दिसंबर 1896 में इनकी मृत्यु हुई, तो उस समय 350 से भी अधिक पेटेंट थे इनके नाम पे, और यही इनके पूरे जीवन की जमा पूंजी थी, क्योंकि इन्होंने अपना सारा समय यही लगाया, पूरा जीवन यही व्यतीत किया। तो ये मरने से पहले अपने आविष्कारों का महत्व समझ चुके थे कि अगर अच्छे में प्रयोग हुआ तो यह बहुत अच्छे सिद्ध होंगे, और गलत में प्रयोग हुआ तो बहुत ज्यादा गलत और विनाशकारी सिद्ध हो सकते हैं। तो इसी वजह से इन्होंने इन सभी चीजों को प्रोत्साहन देने के लिए पहले ही एक विल तैयार कर दी थी, एक वसीयत तैयार कर दी। और वसीयत में इन्होंने साफ साफ यह लिखवाया कि देखिए, पूरी दुनिया में जितने भी लोग मानव कल्याण के कार्य करेंगे, हम चाहते हैं कि उन लोगों को प्रोत्साहन दिया जाए। तो मानव जाति के लिए किए गए कार्यों के प्रोत्साहन के लिए इन्होंने अपनी वसीयत में लिखवाया कि मेरे द्वारा जितने भी कार्य किए गए हैं, जो भी आविष्कार किए गए हैं, उनसे आने वाले समय में जो भी ब्याज कलेक्ट होगा, जो भी इंटरेस्ट आएगा, उस इंटरेस्ट को कहीं इधर उधर यूज ना करते हुए उन लोगों को सम्मानित किया जाए जो मानव जाति के लिए नए नए आविष्कार कर रहे हैं, महत्वपूर्ण कार्यों को करने में लगे हुए हैं, उनको सम्मानित किया जाए। तो इसी बात को समझते जानते हुए, इनकी विल को समझते हुए, और जो इनकी वसीयत थी उसमें इन्होंने सारा पैसा अपना जन कल्याण के लिए ही डोनेट कर दिया था। तो इस सब कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 1900 में नोबेल प्राइज सोसाइटी का गठन किया गया। उस समय इसका स्टैब्लिश किया गया और वर्ष 1901 से यह पुरस्कार देना शुरू कर दिया गया था। हालांकि शुरुआत में जो यह पुरस्कार है, यह केवल 5 ही श्रेणियों में दिया जाता था: शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन और चिकित्सा विज्ञान। इन 5 श्रेणियों में देते थे, लेकिन बाद में लगा कि आर्थिक विज्ञान भी बेहद महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए वर्ष 1968 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल प्राइज दिया जाना शुरू हो गया। और आज 6 कैटेगरी में दिया जाता है। अभी आज यानी कि फ्राइडे में हम लोग बात कर रहे हैं, 5 प्राइज अनाउंस हो चुके हैं। जो इकोनॉमिक्स वाला प्राइज है, यह अभी अनाउंस होगा मंडे को। क्लियर है बात सारी की सारी? तो जो यह प्राइज होते हैं, इनमें से शांति का प्राइज ओस्लो नॉर्वे में प्रदान किया जाता है, जबकि बाकी के अन्य 5 जो प्राइज हैं इनको स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है, जहां पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो यह था इनका पूरा का पूरा जीवन। इस प्रकार से यह इस तरफ आगे बढ़े, और आगे बढ़ते हुए इन्होंने अपना पूरा जीवन इस प्रकार से बिताया, और अंत में अपने लिए अपने नाम की एक महत्वपूर्ण धरोहर छोड़ गए, जो आज भी दिखाती है कि जन कल्याण के लिए पूरी दुनिया में कितने सारे लोग जुटे हुए हैं और अलग अलग प्रयास कर रहे हैं। यह जो सारे अवार्ड होते हैं, ये कब दिए जाते हैं? तो इनकी पुण्यतिथि यानी कि 10 दिसंबर के दिन यह अवार्ड सभी लोगों को प्रदान किए जाते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट सी इंटरेस्टिंग सी कहानी आप लोगों के लिए मैंने शॉर्ट में बताई है। और एग्जाम में भी कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे कि एक सरल सा प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर है, ऐसा ही एक प्रश्न आप लोग से पूछा जा सकता है आने वाले समय में, तो तैयार रहिएगा। हालांकि जितने लोगों को प्रश्न समझ में आ रहा है, बहुत ईजी सा है, तो आंसर मुझे कॉमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है। तो फिर मिलेंगे जल्द, ऐसे ही न्यूज़ में बातें करेंगे, अलग अलग न्यूज़ को डिस्कस करेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी वह मैं आपको बताता रहूंगा, ताकि एग्जाम में कहीं भी पूछी जाए तो आप लोग उसको जरूर अटेम्प्ट करें और अपने नंबर गेन करते हुए आगे बढ़े। ठीक है, तो आप लोग को आंसर भी चाहिए होगा, तो देखिए पर्याप्त समय देने के बाद आप लोग का जो आंसर है वह आप लोग की स्क्रीन पर है, यह है इसका आंसर रहने वाला है। तो बताइए कितने लोग का आंसर सही था। अगली वीडियो में फिर जल्द मिलते हैं, कुछ नई बातें करेंगे। विदा दीजिए, थैंक यू सो मच।